सेक्शन 265A से लेकर सेक्शन 265L तक के जो प्रोविजंस हैं वो प्ली बार्गेनिंग से डील करते हैं। ये प्ली बार्गेनिंग जो है सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 21A में डिफाइन किया गया है, या फिर कह सकते हैं स्पेसिफाई किया गया है। इंस्टेड ऑफ डिफाइन वी कैन से ये चैप्टर नंबर 21A में स्पेसिफाई किया है सीआरपीसी के। और पर्टिकुलरली देखा जाए तो ये चैप्टर ए लगा हुआ है, इसका मतलब बाद में इंसर्ट हुआ है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कोड, बट इट हैज बीन इंसर्टेड एट अ लेटर स्टेज। तो अगर आप में से किसी को ध्यान है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज मैं बता रहा हूं कि कब ऐड हुआ था। दिस चैप्टर 21A was added to CRPC by the Criminal Law Amendment Act 2005. Section 4 of Criminal Law Amendment Act 2005 के थ्रू ये ऐड हुआ था जी। प्रियंका, जो 2006 है ना, वो एनफोर्समेंट की डेट है कि ये एनफोर्स कब से हुआ था। सो दिस दैट वाज एनफोर्स्ड फ्रॉम 2006, बट ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था दैट वाज ऑफ 2005। ओके, सो दिस चैप्टर नंबर 21A was inserted by criminal law amendment। जो चीजें जरूरत लगे आप लिख लेना। It was exactly, हर्षा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने लिखा है। criminal law amendment act 2005 and it was added by the recommendation, या कह सकते हैं on the recommendation, it was added on the recommendation of Justice Malimat Committee report 2003। जस्टिस मलिमत कमेटी की 2003 की रिपोर्ट पे इसे ऐड किया गया था 2005 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से। अब एक चीज मैं आपको इस बारे में और बताऊं, जब भी कभी इस तरह के अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर प्री में क्वेश्चन आता है आपके पास में, अगर ऑप्शन में आता है क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, क्रिमिनल पीनल का अमेंडमेंट एक्ट, इस तरह का, तो जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ दी, पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि 2000 के बाद के तो जितने भी अमेंडमेंट्स देखने के लिए आपको मिलेंगे वो सभी अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स होते हैं, जिसका इफेक्ट आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी तीनों में आता है। तो अगर आपको कंफर्म है, जब तक लिख दे, मैं आई कैंट से दैट दिस इज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट दैट ऑलवेज एवरी अमेंडमेंट विल बी थ्रू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। इट मे बी पॉसिबल दैट इट मे बी एडेड थ्रू द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा हमेशा का फिक्स नहीं है, बट वी कैन से द मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस टू बी, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुए हैं। तो अगर कंफर्म नहीं है माइंड में और ऑप्शंस में दोनों लिखे हुए क्रिमिनल प्रोसीजर एंड क्रिमिनल लॉ, तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो उसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट को ही आप लीजिएगा, और अगर याद है तो उससे वो तो बेस्ट है फिर चीजें, ठीक है। और जब ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट वर्ड लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है, सीआरपीसी, आईपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों क्रिमिनल लॉज में इफेक्ट उसका देखने के लिए मिलता है। अब बात ये आती है कि आपको क्या लगता है कि प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसे क्यों अडॉप्ट किया गया होगा, या किस ग्राउंड पे, किस ऑब्जेक्ट से इसको अडॉप्ट किया गया होगा, या फिर कह सकते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं तो इसका सबसे जो मेजर ऑब्जेक्ट रखा गया था माइंड में, दैट वाज टू सेव द टाइम एंड मनी ऑफ द स्टेट एज वेल एज ऑफ द अक्यूज्ड। दोनों का टाइम और मनी सेव करना, प्लस एक ऑब्जेक्ट ये था दैट हमारा जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है या जो इंडियन पीनल क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये सारी चीजें हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बेस्ड पनिशमेंट देते हैं। यानी कि हम पर्सन को ऐसा कुछ पनिशमेंट देना चाहते हैं जिससे कि वो अपने आप को सुधार के और दोबारा से इस सोसाइटी में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। तो अगर पर्सन को जो भी पनिशमेंट उसको दिया जाना था, बड़ा पनिशमेंट देने के बजाय अगर वो अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है, अपने आप को वो महसूस कर रहा है कि उससे गलती हो गई है, और ऐसी सिचुएशन में अगर हम उसको थोड़ा सा पनिशमेंट देके और दोबारा सुधरने का मौका दें, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो दिस वाज वन ऑफ द ग्राउंड, दैट इज this chapter number 21A plea bargaining was added, inserted on the reformative theory of punishment. Another thing was एक एंजाइटी कॉस्ट होता है। एंजाइटी कॉस्ट का मतलब है कि जब तक ये ट्रायल चलेगा तब तक वो अक्यूज्ड, इवन द विक्टिम, दोनों एक एंजाइटी से सफर करेंगे। विक्टिम के माइंड में हमेशा रहेगा कि मुझे कोर्ट जाना है, मुझे दोबारा से वो सवाल पूछे जाएंगे जो मेरे साथ हुआ था, और इस पर्सन ने मेरे साथ में ये ऑफेंस किया है, इसको पनिशमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं ये छूट तो नहीं जाएगा, इस तरह का एंजाइटी उस विक्टिम के माइंड में भी चलता है।
और इधर ये जो अक्यूज्ड है, अगर सपोज कीजिए ये इनोसेंट है, अगर इसके ऊपर गलत चार्जेस लगे हैं, तो जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक ये डिप्रेशन में ही रहेगा कि कहीं मैं इसमें फंस ना जाऊं, कहीं मुझे सजा ना सुना दी जाए। और अगर उसके बाद में वो छूट भी जाता है तो बीच का जो टाइम पीरियड था 5 to 10 years का, वो उसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट हो गया। दैट इज कॉल्ड एंजाइटी कॉस्ट। तो ये जो विक्टिम और अक्यूज था, दोनों को एंजाइटी कॉस्ट से रिलीव करने के लिए, यानी कि दोनों को जल्दी से केस से फ्री कर देंगे, दोनों अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो जाएंगे, उसके हिसाब से ये भी एक इसका ग्राउंड रहा था। एंड ऑब्वियसली टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ केसेस ओवर द कोर्ट्स, ये भी एक है, बहुत सारे केसेस रहते हैं, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट, बर्डन ऑफ केसेस ऑन द कोर्ट, ये एक ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बताए। एक इवन टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, ये एक इसका ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशंस रहती हैं, द पीपल जस्ट कीप ऑन वेटिंग फॉर द देयर ट्रायल, फॉर देयर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स उनको कहा जाता है, और जिस दिन उनका एक्विटल होता है तब तक वो उनके रियल कन्विक्ट भी हो जाते हैं, तो जितनी उनको पनिशमेंट मिलती है उससे ज्यादा पनिशमेंट तो वो अंडर ट्रायल रह चुके होते हैं। तो ये भी सिचुएशन से एक हो जाती है। तो ऐसी सब सिचुएशन से बचने के लिए हमने ये ऐड किया था चैप्टर नंबर 21A को। इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह से याद कर लेना, वर्ड 21A। चैप्टर 21A प्री में डायरेक्टली चैप्टर भी पूछा जाता है, दैट प्ली बार्गेनिंग हैव बीन डिफाइंड अंडर विच चैप्टर। तो चैप्टर 21A 21A 21 वैसे भी शुभ नंबर होता है, तो चैप्टर 21A आप इसके लिए याद कर लीजिएगा। अब एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लैंड, दैट इज इंग्लिश लॉ, एंड द इंडियन लॉ। इंग्लिश लॉ में जो वर्ड यूज किया गया है, या कॉन्सेप्ट, आई शुड यूज द वर्ड कॉन्सेप्ट नॉट द वर्ड, इंग्लिश लॉ में जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो है सेंटेंस बार्गेनिंग। सेंटेंस का मीनिंग आप जानते हैं ना, जो पनिशमेंट दिया जाता है, सेंटेंस बार्गेनिंग। और इंडियन लॉ में जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग यानी कि मैं अपने आप को गिल्टी प्लीड कर रहा हूं और अपने सारे चार्जेस एक्सेप्ट कर रहा हूं खुद ही, और अब इसके बेसिस पे आप मुझे, मैं कुछ कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूं, तो आप मुझे कर इसमें थोड़ा सा कम कर दीजिए, मुझे मेरे साथ में कुछ नरमी का स्वभाव बढ़ती है, वो वाली चीजें। अब ये कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस बार्गेनिंग कब का और प्ली बार्गेनिंग कब का है? तो देखिए, जो इंग्लिश लॉ है उसमें तो क्या होता है, पर्सन का पूरा ट्रायल चलता है, ट्रायल के बाद में एंड में जब वो कन्विक्शन उसका हो जाता है, कन्विक्शन के बाद में जब उसको सेंटेंस सुनाना है, जब उसको पनिशमेंट बताना है, तब वो कहता है कि अच्छा मेरे खिलाफ में कन्विक्शन तो हो ही चुका है, कोई सबूत मेरे फेवर में कुछ बचा नहीं है, तो चलो ठीक है मैं अपना एक्सेप्ट करके और है ना सेंटेंस पे बार्गेनिंग कर लेता हूँ। कोर्ट का टाइम तो पूरा जा चुका है, मतलब क्या रहा फिर, ऑलरेडी 5 साल 10 साल जो भी टाइम लगना था वो ऑलरेडी लग चुका है, तो अब यहाँ पे बार्गेनिंग करने का मौका देने से सेंस भी क्या है? तो इंडियन लॉ में क्या प्रोविजन लिया गया है? इंडियन लॉ में ये कहा गया कि जो प्ली बार्गेनिंग का चांस दिया जाएगा, दैट विल बी गिवन ओनली बिफोर द ट्रायल बिगिंस। बिफोर द ट्रायल बिगिंस चार्ज सुना दिए गए, जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो गया, जैसे ही पर्सन को चार्जेस सुनाए जाते हैं उसी समय अगर वो, या फिर उस समय नया सही जब इशू ऑफ प्रोसेस हो जाता है, जब सम्मन्स वगैरह इशू हो जाते हैं विटनेसेस वगैरह को और उसके बाद में ट्रायल जो बिगिन होना है, ट्रायल बिगिनिंग से पहले अगर जो अक्यूज है वो एप्लीकेशन देके इस बात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं दैट आई वांट टू प्लीड गिल्टी एंड आई जस्ट कन्फेस एंड वांट टू रिक्वेस्ट फॉर प्ली बार्गेनिंग, मेरा कन्विक्शन आप ना करें और मुझे इस ऑफेंस में कम पनिशमेंट दे दें, इसके बदले में मैं विक्टिम को कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, एक सिंपल 2 लाइन डेफिनेशन या 1 लाइन डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको प्ली बार्गेनिंग की, सो इट इज एक्चुअली, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस, प्ली बार्गेनिंग इट इज अ प्रोसेस अंडर विच accused plead guilty and before the victim, accused plead guilty before the victim and victim agrees to minimize the sentence in lieu of compensation. Victim agrees to minimize the sentence in lieu of compensation. ये है एक्चुअली एक 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंस डेफिनेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग। तो ये मैंने इसका एक आपको ओवरव्यू दिया है अभी कि प्ली बार्गेनिंग कब ऐड हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव उसके थे, किस स्टेज पे प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगेगी, बिफोर द ट्रायल, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है प्री में इसका कि कब लगेगा। अच्छा, किस तरह के ऑफेंसेस में
इसका ये अलाउ किया जाएगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हर तरह के ऑफेंस में अलाउ कर दिया जाएगा क्या? तो उसके लिए टोटल आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें प्ली बार्गेनिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। तो उन 4 के अलावा जितने भी ऑफेंसेस होंगे सब में प्ली बार्गेनिंग अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो मैं 4 पॉइंट्स बताता हूं आपको। पहला, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट है दैट इज डेथ सेंटेंस, the punishment will be death sentence or imprisonment for life or imprisonment for a term more than 7 years or up to 7 years। तो 7 साल या उससे ज्यादा वाले जो पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस हैं उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं होगा। दूसरा आता है कोई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, कोई ऐसा ऑफेंस विच अफेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री है, वहां पे भी प्ली बार्गेनिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। तीसरा, अच्छा ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी क्या, ये भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होंगी क्या या किस तरह की कंडीशंस को सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन माना जाएगा? इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई what ground, what stages or what conditions will be considered to be the socio-economic conditions affecting the country। फिर एक इसमें तीसरा आपको याद रखना है, जहां पे कोई ऐसा ऑफेंस है जो या तो वुमेन के साथ किया गया है या फिर किसी 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे के साथ किया गया है, यहाँ पे भी प्ली बार्गेनिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। और लास्टली आपको याद रखना है, अगर कोई ऐसा अक्यूज्ड है जो सेम काइंड ऑफ ऑफेंस के लिए प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, सेम ऑफेंस के लिए प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, तो उसे भी प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये 4 कंडीशन मैंने आपको बताई। सबसे पहला है डेथ इन imprisonment for life and 7 years of imprisonment। दूसरा, affecting the socio-economic conditions of the country। तीसरा, women and 14 years of children below the age of 14 years। and fourth one, previously convicted offender। ये 4 जो कंडीशंस हैं, ऐसे वाले ऑफेंसेस में, ऐसे वाली सिचुएशंस में प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होगा। बाकी कोई भी ऑफेंस होता है उसमें प्ली बार्गेनिंग अलाउ कर दिया जाएगा सीधा सीधा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके पूछता हूं, आपको चैट बॉक्स में लिखना है क्या अलाउ होगा नहीं होगा। पर्टिकुलरली आज शाम वाली जो आईपीसी की क्लास थी वो जिन्होंने अटेंड किया होगा तो वो इसका आंसर कर पाएंगे। अगर कोई पर्सन के ऊपर हर्ट के चार्जेस लगे हैं, यानी कि पर्सन के ऊपर सेक्शन 323 का चार्ज लगाया गया है, 323 ऑफ आईपीसी का चार्ज लगाया है कि पर्सन ने किसी को सिंपल हर्ट कॉज किया है, क्या इसमें प्ली बार्गेनिंग अलाउ किया जाएगा या नहीं? सिंपल हर्ट कॉज किया पर्सन ने, 323 का चार्ज उस पर लगा हुआ है, 319 में उसकी डिफिनेशन दे रखी है सिंपल हर्ट की और 323 में उसका पनिशमेंट दे रखा है। अगर आप याद करें तो पनिशमेंट कितना दे रखा है उसमें? अप टू 1 ईयर दे रखा है। अप टू 1 ईयर जब पनिशमेंट दे रखा है तो ऑब्वियसली ये 7 ईयर से कम वाला हो गया। ठीक है, और ये अगर किसी फीमेल के साथ नहीं हुआ है, किसी बच्चे के साथ नहीं हुआ है, अगर किसी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं हुआ और प्रीवियसली कन्विक्शन नहीं हुआ तो इसमें आराम से प्ली बार्गेनिंग अलाउ कर देंगे। वो पर्सन बोलेगा भी मेरे से हो गया, थोड़ा बहुत आपको मारने में आ गया, गलती हो गई, हर्ट कर दिया मैंने, मैं इसके बदले में कंपनसेट करने के लिए तैयार हूं, आप इसको बार्गेन कर लीजिए, इस चीज को खत्म कर दीजिए। ये हो गया। अगर पर्सन का 335 का चार्ज अगर उस पर लगा है, 335 ऑफ आईपीसी, 335 ऑफ आईपीसी क्या बता रहा था? सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है तो उसमें क्या अलाउ होगा या नहीं होगा? प्ली बार्गेनिंग उसमें भी हो जाएगा अलाउ। क्यों? क्योंकि उसमें जो पनिशमेंट बता रखा है वो अप टू 5 ईयर्स बता रखा है। तो इतने से बस थोड़ा सा अगर आपको ऑफेंसेस के पनिशमेंट ध्यान होंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से केस में प्ली बार्गेनिंग अलाउ होगा, कौन से में नहीं होगा। ठीक है, ये एक मैंने ओवरव्यू दिया इस चैप्टर का। अब मैं जल्दी से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोविजंस इसमें हम पढ़ सकते हैं इनको देख लेते हैं, और जितना बाकी पार्ट बचेगा, आज तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इस चैप्टर को हमें कल कंटिन्यू करना ही पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि मुझे इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आपको बाकायदा लिखवाने भी हैं। आई जस्ट वांट टू डिक्टेट ऑल्सो, तो इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, पर आज देखते हैं हम कितना इसमें से कर पाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेट्स वगैरह जो मैंने बताई उनको जरूर से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्या कि चैप्टर 21A क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू ऐड हुआ था। इट वाज एडेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जस्टिस मलिमत कमिटी 2003 की ये रिपोर्ट थी, जस्टिस मलिमत कमिटी रिपोर्ट 2003 की ये थी। और ये प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है इसमें
265 सेक्शन 265 ए से लेकर 265 एल तक के प्रोविजंस हैं। सबसे पहला जो बताता है एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, यानी कि इसमें एप्लीकेशन कौन कब क्या लगाएगा उस बात की, या ये चैप्टर कब एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर कि ये प्ली बार्गेनिंग कब एप्लीकेबल होगा। दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अक्यूज्ड अगेंस्ट whom a report has been forwarded by the officer in charge of the police station under section 173। तो एक ही इसमें बात मैं बताना भूल गया कि किस तरह के ऑफेंसेस में या किस तरह के केसेस में ये प्ली बार्गेनिंग हो सकता है। जो पुलिस रिपोर्ट वाले केसेस है उसमें या जो कंप्लेंट केसेस है उसमें, आंसर है दोनों केसेस में हो सकता है। ठीक है, तो या तो सेक्शन 173 में पुलिस रिपोर्ट थी तो उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट हुई थी, फाइनल रिपोर्ट, alleging therein that an offense appears to have been committed by him other than an offense for which the punishment of death or of the imprisonment for life। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है punishment for death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided fine under the law for the time being in force। इसमें नोट आना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो लिखा हुआ है दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ या फिर 7 years तक का वाला, एक्सीडिंग 7 years वाला, तो उसमें ये बात आता है कि इस वाले में नहीं होगा अदर देन द ऑफेंसेस। ये वाले जो ऑफेंसेस हैं जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले या डेथ वाले या फिर इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 years वाले, इन वालों में नहीं होगा। तो एक्सीडिंग 7 years बोल रहा है, इसका मतलब जो ऐसा ऑफेंस है जिसमें 7 years तक का इम्प्रिजनमेंट है उसमें भी प्ली बार्गेनिंग अलाउ होगा, यानी कि सेक्शन 326 में भी ग्रीवियस हर्ट के लिए भी प्ली बार्गेनिंग अलाउ हो जाएगा। वहां पे भी अपन ने 7 years तक का ही देखा था, 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट था। ठीक है, चलिए आगे देखें आप। A magistrate has taken cognizance of an offense on complaint, तो ऊपर जो था वो इंफॉर्मेशन वाली FIR वाला था, यहाँ पे कंप्लेंट केस के आगे अदर देन द, बाकी सारी वही सेम बातें लिखी हुई है। ठीक है, but does not apply where such offense affects the socio-economic conditions of the country। कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्ट कर रहा है और हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट अ वुमन, या फिर किसी वुमन के अगेंस्ट में किया गया है, और अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years, या फिर किसी 14 साल से कम उम्र के बालक के साथ में ऐसा अपराध किया गया है, तो ऐसे में ये प्ली बार्गेनिंग अलाउ नहीं हो रहा है। For the purpose of subsection 1, the central government shall by notification determine offences under the law for the timing in force which shall be the offences affecting the, अब ये बात आ गई, मैंने आपको कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात स्पेसिफाई करेगी कि कौन से ऐसे ऑफेंसेज हैं जो कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी इस कंसर्न में। ये था हमारा सेक्शन 265A, जो पर्टिकुलरली क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये चैप्टर कहाँ पे एप्लीकेबल हो पाएगा, तो कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा वो एक्चुअली इसने बताया, बाकी सब पे एप्लीकेबल हो ही जाएगा। मैंने आपको अभी एग्जांपल्स देके बता दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट लगे तो चैट बॉक्स में आप लिख देना। सेक्शन 265B को हम देखते हैं। सेक्शन 265B किस बारे में बात कर रहा है, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। मैंने आपको अभी बताया था कि प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कब लगेगी, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, राइट। कौन लगाएगा, अक्यूज लगाएगा। कब लगाएगा, चार्जेस फ्रेम होने के बाद में, जब उस पर चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं और उसको लगता है, उसको गिल्टी फील होता है, उसको गिल्टी का मीनिंग तो जानते हैं ना, उसको अपने किए पे पछतावा हो रहा है, उसको अफसोस हो रहा है उस बात पे सारा। A person accused of an offense may file an application for the plea bargaining in the court in which such offense is pleading for trial. The application under subsection 1 shall contain a brief description। अब देखिए जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी, कौन लगा रहा है, अक्यूज लगा रहा है, किसके पास लगा रहा है, मजिस्ट्रेट के पास लगा रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग है ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे नहीं लगेगी। मैंने आपको क्रिमिनल प्रोसीजर के 3 स्टेजेस बताई थी, पहला था इन्वेस्टिगेशन, दूसरा था इंक्वायरी, तीसरा था ट्रायल। तो ये जो एप्लीकेशन लगेगी इंक्वायरी के ड्यूरिंग लग सकती है, या फिर इंक्वायरी के एंड में जब चार्जेस फ्रेम हो गए तब भी लग सकती है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे ये एप्लीकेशन नहीं लगती है, क्योंकि एप्लीकेशन लगानी मैजिस्ट्रेट के पास और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे ये एप्लीकेशन नहीं लगेगी। दूसरा, इस एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, तो एक तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, जिस केस से रिलेटेड ये ऑफेंस हुआ है तो उसका एक तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसमें रहेगा।
उसके अलावा और क्या रहेगा, एप्लीकेशन फाइल्ड इंक्लूडिंग द ऑफेंस टू विच द केस रिलेट्स एंड शैल बी अकम्पनीड बाय द एफिडेविट स्वॉर्न, और साथ में एक एफिडेविट लगेगा अक्यूज्ड का, जिस बात के लिए वो ये एक्सेप्ट करेगा, यानी कि वादा करेगा, कसम खाएगा कि ये जो मैं प्ली बार्गेनिंग का कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को गिल्टी पाके में फील कर रहा हूँ, मुझे अफसोस अपने किए पे पछतावा है, और ये सब मैं वॉलंटरीली कर रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी का तरह का कोई दबाव नहीं है, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं है, नो थ्रेट इंड्यूसमेंट एंड प्रोमिस इज देयर, मैं वॉलंटरीली कर रहा हूँ। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर द ऑफेंस, द प्ली बार्गेनिंग इन दिस केस एंड दैट ही हैज नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड। देखिए ये बात आ गई, मैंने आपको बताया था कि कब प्ली बार्गेनिंग एक्सेप्ट होगा, अगर उसका प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ है तब। ही हैज नॉट प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन द केस इन विच ही हैड चार्ज्ड विद द सेम ऑफेंस। सेम ऑफेंस में उसका प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुआ होना चाहिए, मालूम पड़ा पहले भी प्ली बार्गेनिंग लेके बाहर गए थे, वापस सेम ऑफेंस करके वापस आ गए, फिर प्ली बार्गेनिंग लेके चले गए, तो मजाक होने वाली बात हो गई कोर्ट की। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द, अब देखिए कोर्ट फिर क्या करेगी, एप्लीकेशन मिली पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो कंप्लेनेंट है उसको, जो केस का कंप्लेनेंट है, और अक्यूज्ड को, उनको सबको बुलाएंगे और एक डेट फिक्स करेंगे। किस चीज के लिए डेट फिक्स करेंगे, एमएसडी के लिए, महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक डेट फिक्स की जाएगी। कौन है महेंद्र सिंह धोनी, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन, एमएसडी, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में ऐसे बस याद रखने के लिए मैंने बोल दिया महेंद्र सिंह धोनी, तो वो याद रख सकते हैं आप ऐसा कि जो ये सबको बुलाया जाएगा, अक्यूज्ड को भी बुलाया जाएगा, जो डिफेंडेंट के वकील है उनको बुलाया जाएगा, जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, प्रोसिक्यूशन के वकील है उनको बुलाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बुलाया जाएगा, प्लस जो ये आपके विक्टिम है, विक्टिम को भी बुलाया जाएगा, मेन तो रोल उसका विक्टिम का ही है। और ये सब आके क्या करेंगे, ये म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन की जो डेट डिसाइड हुई है, उस डेट पे फिर आपस में म्यूचुअल डिस्कशन करेंगे कि क्या हम इसको बार्गेन करने के लिए रेडी है नहीं, कंपनसेशन जो भी देना चाह रहा है अक्यूज्ड उसके लिए विक्टिम रेडी है या नहीं, इस बात पर। When the public prosecutor or the complainant of the case, as the case may be, and the accused appears on the date fixed, subsection 3, fixed under subsection 3, the court shall examine. अब ये भी एक पॉइंट आता है, कोर्ट भी एग्जामिन करेगी द अक्यूज्ड इन कैमरा। इन कैमरा मतलब कि इन अ क्लोज्ड रूम, नॉट इन द ओपन कोर्ट बट इन द क्लोज्ड रूम, जहां पे जनरल पब्लिक कोई भी नहीं होगी, विक्टिम हो, सॉरी दिस वन अक्यूज्ड होगा, अक्यूज्ड के जो वकील होंगे वो होंगे, और जज साहब होंगे सिर्फ, और वहां पे एग्जामिन करेगी कोर्ट। क्या एग्जामिन करना चाह रही कोर्ट यहाँ पे, कोर्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड एग्जामिन करना चाह रही है कि ये जो अक्यूज ने गिल्टी प्लीड करने की एप्लीकेशन लगाई है, प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई है, ये वॉलंटरी है कि नहीं है, कहीं इस पे कोई इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस तो नहीं है, बस ये वॉलंटरी वो है या नहीं, ये चेक करेगी कोर्ट। देन a court is satisfied that the application of being accused is voluntary। अब जब कोर्ट अगर इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है कि जो एप्लीकेशन लगाई गई है प्ली बार्गेनिंग की, ये वॉलंटरीली लगाई गई है, तो ऐसी सिचुएशन में इट शैल प्रोवाइड टाइम टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एज द केस मे बी एंड द अक्यूज्ड टू वर्क आउट अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, एमएसडी। मैंने अभी बताया था आपको ये वर्ड, तो ये अलाउ कर देंगे कि जो विक्टिम है, जो अक्यूज है, जो कंप्लेनेंट है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और जो डिफेंडेंट का एडवोकेट है, सारे आपस में बैठ जाइए और आपस में बैठ के बार्गेन कर लीजिए। दैट इज म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस कर दीजिए, आप केस को डिस्पोज कर दीजिए म्यूचुअल आपसी सेटिस्फेक्शन के साथ में। यानी कि ये बोल रहा है कि मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, इसके बदले में मैं आपको कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूं। सामने वाला बोलता है मुझे 50,000 का कंपनसेशन चाहिए, तो ये बोल देता है कि हाँ ठीक है 50 तो नहीं मैं 40 दे सकता हूँ, वो कहता है ठीक है दो 40, और क्या हो गया, आपस में म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन से डिस्पोजिशन हो जाता है केस का। ऑफ द केस विच मे इंक्लूड गिविंग टू द विक्टिम by the accused the compensation and other expenses during the case and thereafter fix the date for further hearing of the case, और फिर अगली हियरिंग उसकी केस की डिसाइड कर दी जाए। मैं उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से माइंड में सेट होते जा रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट के बारे में नहीं बच रहा होगा। कोई भी डाउट बचेगा तो जैसे कि मैंने बताया कि कल ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। द कोर्ट फाइंड्स दैट, अब बात क्या आती है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो रही थी तब तो उसने एमएसडी के लिए डेट फिक्स की थी, ये एमएसडी की है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, किस बात के लिए सेटिस्फाइड, कि ये जो अक्यूज ने प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई है वॉलंटरीली लगाई है,
तो कोर्ट ने क्या किया, एमएसडी की डेट डिसाइड कर दी कि आप आइए और आपस में म्यूचुअली डिस्कशन कर लीजिए। अब कोर्ट अगर मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं हो पाई, if the court finds that the application has been filed involuntarily by the accused or he has previously been convicted by a court in the case in which he had been charged with the same offense, अगर या तो कोर्ट को लगता है कि नहीं ये किसी इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस में आके ऐसा कर रहा है, या फिर ये इनवॉलंटरी कर रहा है, या फिर इसका प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है सेम ऑफेंस में, इट शैल प्रोसीड फर्दर, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, एमएसडी की डेट डिसाइड नहीं करेगी, कोर्ट क्या करेगी, इट शैल प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कोड, सीआरपीसी के कोड प्रोविजंस के हिसाब से ट्रायल स्टार्ट कर देगी फ्रॉम द स्टेज सच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1, जिस स्टेज से वो एप्लीकेशन फाइल हुई थी उस स्टेज के आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू कर देगी कोर्ट। तो आज मैं सिर्फ यहीं तक इसको स्टॉप कर रहा हूं। सेक्शन 265A और 265B दो सेक्शन मैंने आपको पढ़ाए हैं, जिसमें 265A में तो एक्सटेंट ऑफ द चैप्टर बताया गया कि कब कब ये अप्लाई हो पाएगा, और 265B में स्टेज बताया गया कि किस तरह से ये प्रोसीड हो पाएगा प्ली बार्गेनिंग का। और अभी हमारा इसमें काफी पार्ट बाकी है। बाकी इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया वो अगर आपके माइंड में सेट हो चुका है, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल, तो इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर बाकी के बचे हुए प्रोविजंस को आप एक खुद बेयर रीडिंग भी कर देंगे ना, तो आपके माइंड में सारे पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। अभी अगर 1 मिनट का समय है, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है करना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे के चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे।